नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हमारे पॉलिटी लेक्चर का ये 13th लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। इन द लास्ट क्लास वी हैव कवर्ड लोकसभा। 12वीं क्लास के अंदर हमने लोकसभा को कवर किया था। लोकसभा और उसके साथ में हमने देखा था पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड आर्टिकल 108। एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं क्या हमने कवर किया था इन द लास्ट क्लास। ये आपको पता होगा, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल हमने कल ये कवर किया था। आर्टिकल 79, 81, 82, 84 अलग अलग चीजें हमने इसके अंदर देखी थी। 552 अभी आपको 543 प्रेजेंट में देखने को मिलेगा। इसके साथ में ये बताइए, एंग्लो इंडियन अभी आपको कितने प्रेजेंट देखने को मिलते हैं इन द लोकसभा। एंग्लो इंडियन की स्ट्रेंथ अभी प्रेजेंट में कितनी है। इसके साथ में इलेक्शन हमने देखा था 326 एडल्ट सफरेज। अब 326 आ रहा है, मतलब ये फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। फंडामेंटल राइट आपको पता होगा आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के जो राइट्स आपको अवेलेबल है, दे आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देखने को मिलेगा आर्टिकल 326 के अंदर। और उसके साथ में अगर आप बोलना चाहो तो लीगल राइट भी आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि लॉज के थ्रू भी आपको ये लॉ राइट देखने को मिलता है ऑफ वोटिंग, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज लीगल राइट। इसके साथ में 327, 329 आपको याद रखना है। 5 साल की रहती है डिसोल्यूशन, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस बाइंडिंग रहती है। लोकसभा इलेक्ट करते हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर स्पीकर किस तरीके से ऑफिस वैकेट कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, सीज टू बी अ मेंबर। अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं है तो वो अल्टीमेट उसी समय पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोजीशन से हट जाएंगे। रिमूव बाय रिजोल्यूशन 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है। 95, 96 के अंदर स्पीकर के बारे में बताया गया। और भी आप देखोगे मनी बिल, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, इसके जितने भी आपको फंक्शन देखने को मिल रहे हैं इट इज रिलेटेड टू स्पीकर। आर्टिकल 1110 वाला जो मनी बिल है वो आप स्पीकर डिसाइड करता है वेदर इट इज अ मनी बिल और नॉट। स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा देखोगे 109 मनी बिल, ठीक है। मनी बिल 109 में भी आता है, 10110 में भी आता है ना, ये आपको याद रखना है। इसके साथ में 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे वर्ड आना चाहिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट पार्लियामेंट, नॉट राज्यसभा। किसके अंदर से आ रहा है, लोकसभा को ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ में आर्टिकल 108 के अंदर जॉइंट सिटिंग आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ में आप ये देख सकते हो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में आप देखोगे लोकसभा का थोड़ा बहुत डोमिनेंस है। बाकी ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के अंदर दोनों की पावर इक्वल आपको देखने को मिल जाती है। 101 देख चुके हैं हम, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर अगर 60 डेज तक के विदाउट परमिशन एब्सेंट है या फिर डिस्क्वालीफाई हो गया। 102 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन इफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, डिस्क्वालिफाइड अंदर एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन 52nd अमेंडमेंट, स्पीकर के हाथ में डिसीजन पावर है। एंटी डिफेक्शन को और अच्छे से हम डिटेल में कभी कवर करेंगे, अभी हम ब्रॉड आउटलाइन कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये सब अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक भी हो जाते हैं बहुत सारे, है ना। कभी आपको लग रहा है कि आपको कोई टॉपिक में कमी लग रही है तो आप अपने एंड से देख लीजिए, ठीक है। लक्ष्मीकांत रेफर कर सकते हैं, यूट्यूब, गूगल, दुनिया जहाँ की चीजें है वहां पे रेफर करिए, ठीक है ना। जितना कोशिश हो सकती है आई विल ट्राई टू कवर, लेकिन कभी आपको लग रहा है मिस है, देख लो, कोई देखने में कोई बुराई नहीं है। जहां से नॉलेज मिले वहां से ले लेना चाहिए। 3 इडियट तो देखिए आपने, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर्टिकल 105, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पार्लियामेंट, इम्यूनिटी फ्रॉम द कोर्ट प्रोसीडिंग, ये आर्टिकल 122 हमने देखा था। इसके साथ में 108 जॉइंट सिटिंग, जब भी डेडलॉक होता है वहां पे जॉइंट सिटिंग हो गया। प्रेसिडेंट समन करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके साथ में जब कोई नहीं रहे तो सबसे पहले तो स्पीकर के हाथ में पावर रहती है ऑफ द लोकसभा टू प्रिसाइड। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसके साथ में मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, फाइनेंशियल बिल 117 के अंदर जो आ रहा है उस पर नहीं हो सकती है। जो जॉइंट सिटिंग है ओनली फॉर द ऑर्डिनरी बिल। इसके साथ में अगर बात करें अभी तक के कितने हुए तो 3 हुए हैं। लास्ट 2 डिकेड में तो 2002 के बाद में तो कुछ हुआ ही नहीं है। 23 ईयर्स में कुछ भी नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ जॉइंट सिटिंग। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आप देखो 105, 122 और इसके अंदर 89 ऐड कर दो, यहाँ पे 90 ऐड कर दो, ये हो गया 212, ये हो गया 194। ये स्टेट के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीचे वाला, और ऊपर वाला जो है पार्लियामेंट की बात कर रहा है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रिविलेज।
इसके साथ में ये सब आप देख लो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिल जाते हैं, कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट को मिल जाते हैं, पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन। इसके साथ में अगर यहाँ पे अटॉर्नी जनरल भी रहेगा तो उनको भी देखने को मिलेगा। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल मैंने आपको कल पूछा था, अभी वापस से पूछ रहा हूँ, बताइए आर्टिकल कौन सा देखने को मिलता है। अगर आप देख रहे हो तो शिद्दत से देख रहे हो तो फिर कमेंट करना बनता है, पता तो चले कितने लोग देखते हैं, कितने लोगों का ध्यान रहता है। आर्टिकल 105, आर्टिकल 122 के अंदर ये आप देखोगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज देखने को मिलती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग फॉर एनीथिंग सेड, एनी वोट गिवन, द दिस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री रूल्स। इसके साथ में वोट एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के अंदर कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर, ठीक है, यहाँ पे कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता इनटू वैलिडिटी ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज। इंडिविजुअल को क्या क्या प्रिविलेज मिल रहे हैं, कलेक्टिव प्रिविलेज क्या मिल रहे हैं एज अ हाउस, ये सब आप देख लेना। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एक चीज हो गई, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट दूसरी चीज हो गई। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज थोड़ा स्पेसिफिक वायलेशन हो जाती है, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आती है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ में वापस देख लेना ये सब सेम आपको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, जो यूके के अंदर हाउस ऑफ कॉमन है उसके जैसा देखने को मिल जाते हैं पूरे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, इट हैज नॉट बीन कोडिफाइड, ये कोडिफाई नहीं है। यूपीएससी को मजा इसी पे आएगा क्वेश्चन पूछने में, क्या कोडिफिकेशन हो चुका है, पार्लियामेंट हैज बीन कोडिफाइड अंडर आर्टिकल 105। नो, देयर हैज नो कोडिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, नाइदर इन द 105 नॉर इन 122। इसके साथ में 21-14 इसको भी ओवरराइड नहीं कर सकता है राजा रामपाल। राजा रामपाल हमने देखा था, तो राजा रामपाल में क्या बोला है भाई, जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे भी हो सकती है अगर इलीगलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के अगेंस्ट में वो जा रहा है तो। क्या, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज रामपाल। ठीक है, इसको याद करने का तरीका कैसा है, जैसे रामपाल कोई नौकर का नाम हो गया तो आप बोल रहे रामपाल ये काम कर, तो फिर रामपाल बोल रहा है कि मैं राजा हूँ मेरी बात सुनो, इस तरीके से कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज तरीके से आप कुछ याद कर सकते हैं, राजा रामपाल। ठीक है, नो इश्यूज। हु एंजॉयज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, एमपीज, फॉर्मर एमपीज, पार्लियामेंट्री कमिटी, अटॉर्नी जनरल। इसके साथ में 194 212 में आप स्टेट गवर्नमेंट का देखने को मिल जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए। ये देखो, ये जो है ये आपको जो है लक्ष्मीकांत के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये वाले पीवाईक्यू से बहुत सारे उठाए हुए हैं और बहुत सारे आप देखोगे अलग अलग एग्जाम्स के अंदर ये सब चीजें आ चुकी है। एमपीज आर इम्यून फ्रॉम अरेस्ट इन क्रिमिनल केसेस, फॉल्स, ये ऑलरेडी पूछा है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है ये। ठीक है, कोई हवा में बातें नहीं हो रही है, बिल्कुल आप देख लेना। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर कोडिफाइड, ये यूपीएससी का तो पता नहीं मुझे, लेकिन कहीं ना कोई एग्जाम में आया है। कोर्ट कैन नेवर इंटरफेयर, तो अभी हमने देखा राजा रामपाल, भाई राजा हो या जो भी हो कहीं ना कहीं कोर्ट भी आ सकता है। प्रिविलेज ओवरराइड फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं किया जा सकता है, ये नया केस आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच अप्लाइज ओनली इन पार्लियामेंट, बिल्कुल इसके अंदर ओनली पार्लियामेंट के अंदर ये सब अप्लाई होती हुई मिलती है, मतलब इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और अनकोडिफाइड है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको देखने को मिल जाती है। नाउ टुडेज सेशन वी विल स्टार्ट विद द पावर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, कल हमने लोकसभा देखा था लेकिन उसके अंदर मुझे लगा बहुत सारी चीजों की कमी लगी, तो ये अच्छे से डिटेल में, ठीक है, कल वाला भी इंपॉर्टेंट था, आज वाला भी इंपॉर्टेंट है। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव देख रहे हैं कोई भी क्लास के अंदर, है ना। ठीक है, पहले आपको क्या देखना है, बर्ड्स आई व्यू, बोलते हैं ना बर्ड्स आई व्यू, एक ऊपर से पैनी नजर आप देख रहे हो। फिर आपको बाद में क्या देखना है, बाद में थोड़ा-सा आपको डेप्थ में जाके देखना है, क्योंकि डेप्थ में भी पूछा जा रहा है। तो पहले कैसा करना है, पहले आपको और ब्रॉड ओवरव्यू देखना है, उसके बाद में डेप्थ में। शुरुआत से ही डेप्थ में चले जाएँगे तो आपको आधी चीज़ें पता नहीं रहेगा। जब हमें पता चल गया कि यहाँ पे इस तरीके से ये सिटी है, दिल्ली की पोज़ीशन पता चल गई, बहुत सारी चीज़ें हम पता चल गई, तो फिर हम थोड़ा-सा डेप्थ में जा के फिर एक-एक को बेटर कंसीडर कर सकते हैं और उसके बेटर एनालिसिस कर सकते हैं। तो वैसा ही मेरा पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी की क्लासेस देखी हो तो उसके अंदर भी हमने ऐसे ही आगे बढ़े थे। ठीक है, अगर आप लक्ष्मीकांत प्रेफ़र करना चाहते हो तो मोर देन हैप्पी, लक्ष्मीकांत इज़ अ बाइबल, उसको आप मान लो फॉर द पॉलिटी। ठीक है, अगर शॉर्ट क्रिस्प थोड़े से नोट्स पढ़ने में आपको आसानी रहती है, लक्ष्मीकांत थोड़ी हैवी बुक हो जाती है, तो ये वाले, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा-सा हाइलाइट कर के और लाल-पीला सब कर के मैंने कोशिश करी है जमाने की, और बहुत सारी चीज़ें साथ में ऑन द सेम पेज, सेम स्पॉट पे आपको मिल जाती है, तो थोड़ा-सा हेल्पफुल आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। नॉनदलेस
दिमाग के अंदर 4 चीज़ें होनी चाहिए, बाकी सब मैटर नहीं करता है। स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा 74, 75, 79, 83, 85, 108, 109, 110, 11 और 112 से लेके 117। 117 फाइनेंशियल बिल, 112 बजट, 110, 109 हमने देखा था मनी बिल से रिलेटेड आ जाता है, ये जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड आ जाता है। 85, 83, 85, 83, 79 ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और फिर ड्यूरेशन, टीन्योर ये सब चीज़ों से आपको देखने को मिल जाता है। 75 के अंदर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, 74 के अंदर भी होता है, प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करेगा। ये सब चीज़ें हम और भी जहाँ-जहाँ पे मौका मिलेगा वो सब हम देखते जाएँगे। हालाँकि ये सब हमने लास्ट क्लास में कवर किया है। कोई भी अगर कोई छूट रही है चीज़ें तो आप उसको ऐड करते जाना, ठीक है? अभी ऐड करते जाओ तो लास्ट में आपको स जो लास्ट का समय है उसके ऊपर आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है? अब ये इससे क्या हो रहा है, ये हमारा एक्टिव रिकॉल हो रहा है। जैसे अभी मैंने 74 बता दिया, 75 बता दिया, 79 तो इट इज़ क्रिएटिंग अ लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी इन आवर ब्रेन। 109, 110 तो इससे क्या हो रहा है, आपको बहुत अच्छा धीरे-धीरे इम्बाइब होते जाती है चीज़ें, है ना? आपको क्या करना है, अपने अंदर इनकलकेट कर देना है। लेट अस स्टार्ट विद द पावर्स के अंदर लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब हो रहा है कानून बनाने की क्षमता, कानून बनाने के पावर, क्षमता तो नहीं हो गई, पावर हो गई। ऑर्डिनरी बिल के अंदर कानून किस तरीके से बना सकते हैं? तो देखो ऑर्डिनरी बिल के अंदर इक्वल लेजिस्लेटिव पावर विद राज्यसभा। अगर आप देखोगे तो ये 3 लाइन के अंदर यहाँ पे हो सकता है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो यहाँ पे आपको डिटेल में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो देखो लक्ष्मीकांत के अंदर ऐसा आपको ये वाले मैनर में दिया हुआ है, नीचे वाले मैनर में और ये थोड़ा-सा ऊपर वाले मैनर में मैंने कोशिश करी है शॉर्ट में बनाया जा सके। इन केस ऑफ डेडलॉक जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ गिव्स लोकसभा एन एज, लोकसभा को वो एज दे देता है। इसके साथ में अगर आप पढ़ना चाहो तो लेट अस सी, अभी एक बार हम पढ़ लेते हैं उसके बाद में आप खुद ही जब आपके पास में नोट्स आ जाएगी तो आप उससे कर सकते हो। एन ऑर्डिनरी बिल मे ओरिजिनेट इन आइदर हाउस एंड मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउस इन identical form. However, in case of deadlock, such as disagreement over amendments, rejection by one house, or inaction for more than 6 months, the president may summon a joint sitting under Article 108. पूरा सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे आ गया। ऑलरेडी हम 108 कर चुके थे, इसके लिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। Since Lok Sabha has a numerical majority, its view generally prevails in a joint sitting, effectively giving its dominance. अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो और नोट्स पढ़ रहे हो तो नथिंग मोर देन दैट, 2-3 बार नोट्स पढ़ लिए तो आपका बहुत सारी चीज़ें सब दिमाग में बैठ ही जाएगी। आगे बात करते हैं मनी बिल के ऊपर। मनी बिल आर्टिकल 109 एंड 1110 लोकसभा एन्जॉयज कंप्लीट सुप्रीमेसी इन मैटर्स relating to money bill as provided under article 109 and 10 can be introduced only in Lok Sabha, introduced only on prior recommendation of president. अब मनी बिल क्या हो रहा है, ये मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है और वो भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। देखो अमेंड अलग हो रहा है, रिकमेंडेशन अलग हो रहा है। अमेंड बोले तो पूरा आपने चेंज कर दिया उसके अंदर, जैसे लाइन ही चेंज कर दी, मान लो ये लाइन हो गई, ये मैंने चेंज कर दी। रिकमेंडेशन बोले तो आप बता रहे हो कि देखो सर इसके अंदर यहाँ पे ये किया जा सकता है। आपने ये जो बनाया है राज्यसभा, इसको आपको हाईलाइट करना चाहिए था, इस बॉक्स बनाना चाहिए था। फाइनेंशियल बिल्कुल लाल थोड़ा-सा बॉक्स बना के कवर कर सकते थे। तो ये आपने क्या दिया, रिकमेंडेशन दिया। अमेंड बोले तो आप खुद जाके अमेंड कर दे रहे हो, तो दैट इज़ डिफरेंट। अमेंडमेंट और रिकमेंडेशन में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। दे कैन नॉट अमेंड or reject a money bill, it can only make recommendation which the lower sabha may accept or reject. आपने बोला है कि सर राज्यसभा को डार्क कर देना थोड़ा-सा अच्छा दिखते आता है, तो फिर वो एक्सेप्ट करना, नहीं एक्सेप्ट करना, उसको अमल करना, नहीं करना, वो मेरे ऊपर चीज़ें आ जाएगी। तो वैसा ही आप देखोगे यहाँ पे राज्यसभा कुछ रिकमेंडेशन दे रहा है तो लोकसभा पास करना चाह रहा है, एक्सेप्ट करना चाह रहा है या नहीं, can delay a money bill for maximum period of 14 days, after which it is deemed to have been passed by both houses. 14 डेज तक की बात करें तो मनी बिल को डिले किया जा सकता है, उसके बाद में ऐसा समझ में आ जाता है, मतलब अपने आप फिर वो ऐसा समझा जाता है कि इट हैज़ बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू सर्टिफाई अ बिल एज़ अ मनी बिल। वेरी, 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 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूपीएससी को बहुत ही मज़ा आता है इस पे पूछने को, इसके लिए आपको बता रहा हूँ, वापस से ये याद कर लो। Authority to certify a bill as a money bill and this decision is not subject to judicial review.
और ये आपको जुडिशियल रिव्यू के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये जो मनी बिल है और फाइनेंशियल बिल है, इसको हम अलग से भी देखेंगे एक बार, ठीक है? क्योंकि मनी बिल क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये अभी हमने ब्रॉड पर्सपेक्टिव ले लिया, अभी हम लोकसभा के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब एक बार हम मनी बिल को भी देख लेंगे कि मनी बिल क्या होता है। वो थोड़ा-सा स्पेशल लेक्चर लगेगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती है। यूपीएससी 1-2 बार पूछ चुका है व्हाट इज़ मनी बिल एंड ऑल दोज़ थिंग, तो हम अच्छे से उसको देखेंगे। डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बाकी financial bill involving expenditure from the consolidated fund of India generally originate in the लोकसभा। और फाइनेंशियल बिल जो है आर्टिकल 117 के अंदर हमने देखा था, ये भी कहीं ना कहीं लोकसभा का इस पे अपर हैंड रहता है। अब फाइनेंशियल बिल के अंदर क्या आ रहा है, एक्सपेंडिचर आ रहा है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देयर आर थ्री टाइप ऑफ फंड। एक हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको बोला जाता है CFI। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा फंड जो रहता है वो हो गया पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब इसकी बात करें, अगर आप देखना चाहते हो तो ये हो गया आर्टिकल 266, ये नीचे वाला भी हो गया आर्टिकल 266, और ये वो हो गया आर्टिकल 267। अब हमारी बात हो रही थी CFI, है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड के अंदर क्या जाता है, जितना भी टैक्स रेवेन्यू हमसे लोग गवर्नमेंट लेती है, वो कहाँ पे चला गया, वो चला गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अब ये होता क्या है भाई, आप एक समझ लीजिए, एक अकाउंट है, उसके अंदर जितना भी आप टैक्स आपसे कलेक्ट हो रही है, GST हो गया, फिर डायरेक्ट टैक्स हो गया, पेट्रोल पे ड्यूटी हो गई, जितना भी सेस वगैरह जो जो भी हो गया, टैक्स रेवेन्यू हो गया, इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हो गया। या तो फिर अगर कोई लोन ले रहे हैं तो वो जितना भी सब चीजें हो गई, पैसा जहां से भी आ रहा है टैक्स के माध्यम से या नॉन टैक्स के माध्यम से, दे जनरली गो टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ के अंदर वो अकाउंट में चला गया, और वहां से पैसा निकालने के लिए, मान लिया आपने SBI का एक अकाउंट बनाया, उसके अंदर सब पैसा डाल दिया। अब वहां से पैसा निकालने के लिए आपको क्या लगेगा, आपको पासबुक लगेगी, ये सब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से। तो यहाँ से आपको क्या लगेगा, अप्रूवल लगेगा। तो यहाँ पे किसका अप्रूवल लगेगा, पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। तो वो फाइनेंशियल बिल आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको एक्सपेंडिचर करना है, बजट बना रहे हो, बजट के अंदर क्या देते हैं, गवर्नमेंट पैसा देती है, 1 लाख करोड़ इसको स्कीम को दे दिया, 2 लाख करोड़ इसको दे दिया, 500 करोड़ रुपए इसको दे दिए, कोई 2000 करोड़ इसके स्कीम को दे दिए। तो ये जितना भी जा रहा है एक्सपेंडिचर, वो कंसोलिडेटेड फंड से आ रहा है, और कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वो जनरली लोकसभा से। क्यों लोकसभा, इट हैज बीन इलेक्टेड हाउस, इलेक्टिंग हाउस होता है, इसके लिए लोकसभा के पास में आपको ज्यादा पावर मिलती है। तो फाइनेंशियल बिल आपने देख लिया, एक्सपेंडिचर की बात होती है। सर्टेन कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल बिल रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, रेनफोर्सिंग द लोकसभा सेंट्रल रोल इन द फाइनेंशियल लेजिस्लेशन। अब क्या हो रहा है, फाइनेंशियल बिल के कोई कोई जगह पे आप देखोगे प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। फाइनेंशियल बिल के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हो जाती हैं। मेनली 2 कैटेगरीज हम देख लेंगे एक बार, यहाँ पे ऑलरेडी दी है, लेकिन कोई कोई तरीके के जो फाइनेंशियल बिल रहते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। While the Rajya Sabha may suggest amendment, the final authority rests with the लोक सभा। और यहाँ पे वो अमेंडमेंट बता तो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल अथॉरिटी किसके पास में हो गया, लोकसभा के पास में। तो देखो कैटेगरी 1 टाइप के फाइनेंशियल बिल आपको देखने को मिलेगा सिमिलर टू मनी बिल, बट RS राज्यसभा कैन अमेंड। ऊपर क्या हमने देखा था, राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकता है और ना ही रिजेक्ट कर सकता है, बट रिकमेंडेशन कर सकता है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन के साथ में अमेंडमेंट भी बताया गया है। रिजेक्ट नहीं कर सकता है, रिजेक्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन अमेंडमेंट किया जा सकता है। कैटेगरी 2 के अंदर देखोगे रिक्वायर्स प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इन द कैटेगरी 2। ठीक है, इसके बाद में आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368। 368 के अंदर देख लेते हैं लोकसभा के पास में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर क्या पावर है। इक्वल पावर विद राज्यसभा, राज्यसभा के साथ में इक्वल पावर आ जाती है। तो ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये दोनों के अंदर आप देखोगे राज्यसभा इक्वल टू लोकसभा। सच बिल मस्ट बी पास सेपरेटली बाय बोथ हाउस विद a special majority and there is no provision for joint sitting. Thus in constitutional matter Lok Sabha does not enjoy supremacy but participate as an equal constituents of parliament. तो यहाँ पे कोई भी सुप्रीमेसी नहीं आ रही है। ये हमने देख लिया इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में।
नहीं आ रहा है समझ में तो वापस एक बार कमेंट में पूछ लेना। ईज़ी है, बाकी तो आप पढ़ोगे खुद समझ में आने लग जाएगी चीज़ें। अब फाइनेंशियल पावर देख लेते हैं। फाइनेंशियल पावर किसके हाथ में? लोकसभा की बात हो रही है ना, लोकसभा। लोकसभा की फाइनेंशियल पावर आपको डिराइव होती मिलती है आर्टिकल 112 से। बजट, पैसा कहाँ पे भेजना है, कहाँ पे एक्सपेंडिचर खर्चा करना है, ये किसके हाथ में है? लोकसभा के हाथ में पावर है। तो पैसा खर्च करने की अगर आपके पास में पावर हो गई, मतलब कहीं न कहीं वो रियल फाइनेंशियल पावर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कंट्रोल ओवर द यूनियन बजट। Under Article 112, the Union Budget is presented in the Lok Sabha. The budget outlines the estimate, receipt, and expenditure of the Government of India for the upcoming financial year. While the Rajya Sabha may discuss the budget, it cannot vote on demand or grants, making the Lok Sabha the ultimate authority in the financial approval. Union budget present in Lok Sabha, demand for grant voted only in Lok Sabha. अब देखो डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये जो अलग-अलग मिनिस्ट्री से आप बोलोगे कि खर्चा भाई हमें डिमांड चाहिए, हमारी डिमांड ये है। लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल सेक्टर। तो ये सब अपने अपने मिनिस्ट्री है, सबने अपने अपने रिकमेंडेशन दी कि हमें इतने रिक्वायरमेंट पैसों की ज़रूरत है, हमें इतने फंड की रिक्वायरमेंट है। सबकी तरफ से ये ऐसे रिकमेंडेशन आती है, उसको बोला जाता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, ये रिक्वेस्ट को क्या बोला गया है? डिमांड फॉर ग्रांट्स। और ये डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोट करने का किसके पास में अधिकार है? इट इज ओनली विद द लोकसभा, नॉट राज्यसभा। डिमांड फॉर ग्रांट वोटेड ओनली इन द लोकसभा। लोकसभा के अंदर ये वोट होने का अधिकार है, और बजट भी कहाँ पे है? लोकसभा के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 113 के अंदर डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात करिए। एज पर आर्टिकल 113, डिमांड फॉर ग्रांट्स which represent request by ministries for expenditure from the consolidated fund of India are voted exclusively by the Lok Sabha. देखो अभी आपने क्या देख लिया, अलग अलग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी। अब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अभी क्या हो रहा है? धीरे धीरे सूखा पड़ते जा रहा है ना। सूखा मीन्स कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें होती जा रही है। तो आपने क्या सोचा? आपने सोचा R&D पे हम फोकस करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, एग्री क्रॉप पे और एग्रीकल्चर के सीड्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, है ना। थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगा देंगे ताकि अच्छी अच्छी हमारी सोयाबीन की सीड्स बन पाए, मस्टर्ड की सीड्स बन पाए, व्हीट की, राइस की अलग अलग वैरायटी बनाई जा सके, ताकि अच्छी प्रोडक्शन, हमें बम्पर प्रोडक्शन देखने को मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ ग्राउंडनट की वैरायटी। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट की अगर वैरायटी देखें तो आपको बहुत सारी अलग अलग वैरायटी में देखने को मिल जाती है। तो वैसा ही तो इन्होंने सोचा कि इस बार कहीं न कहीं अपन कोशिश करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने R&D पे फ़ोकस किया, तो उन्होंने सोचा कि 500 करोड़ R&D के लिए हमें रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा लग रही है। तो उन्होंने अलग-अलग, जैसे एग्री सब्सिडी के लिए उन्होंने जो पीएम किसान के अंदर पे आप देखोगे 6,000 रुपए पर ईयर दिए जाते हैं टू द फार्मर्स। तो वैसा ही 6,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख करोड़ मान लो उनकी रिक्वायरमेंट है। 1 लाख करोड़ पीएम किसान के अंदर आ गया, R&D के अंदर 500 करोड़ आ गया, और फिर ऐसे और भी फिशरीज, डेयरी इंडस्ट्रीज, ये सब के अंदर अलग-अलग आप देखोगे रिक्वायरमेंट हो गई। तो मान लो करीबन 1.6 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बोलती है। अब उन्होंने ये क्या करा, इतनी डिमांड करी, इतनी रिक्वेस्ट उन्होंने करी कि भाई हमें इतना पैसा दे दो, हमारी ये स्कीम है, हम यहाँ पे बजट, मतलब हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, इससे ये फायदा होगा। वो रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री की तरफ से आती है, और वही रिक्वेस्ट को आप क्या कंसिडर कर सकते हो? डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, ग्रांट्स के लिए डिमांड्स वो बोल रहे हैं विच रिप्रेजेंट रिक्वेस्ट बाय द मिनिस्ट्रीज। द हाउस इज द पावर टू अप्रूव, रिड्यूस और रिजेक्ट एनी डिमांड। लोकसभा के पास में पावर है। अब भाई मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने बोल दिया मेरे को 1.5 लाख करोड़ रुपए ये स्कीम के लिए चाहिए, तो आप बोल रहे भाई ये तुम 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हो पीएम किसान में, पिछले साल तो 80,000 में, 80,000 करोड़ में हो गया था, अभी इस बार 20,000 क्यों हो रहा है? मैं आपको इतना नहीं दूंगा, 85 का, 80 का 85 कर सकता हूँ, 80 का 85 कर सकता हूँ, इससे ज्यादा हम मेरे से डिमांड मत करना। मतलब इसे लोकसभा के अंदर, लोकसभा ने बोल दिया कि हम इतना ही अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? द हाउस हैज द पावर टू, लोकसभा मतलब गवर्नमेंट ऑफ द डे, वो जो डिपार्टमेंट वो सब जो देखता है, बजट वगैरह जो बनाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, वो सब ये सब निहार के, ये सब स्क्रूटनी करके, वो सब जांच वगैरह करके वो फिर वो बताते हैं, और फिर उसको अपने लोकसभा से
लोकसभा में एज अ बिल पुट करते हैं और फिर उसके ऊपर कहीं ना कहीं वोटिंग होती है। तो भले वो गवर्नमेंट ऑफ द डे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या जो भी बना रही है, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा से पास होती है, तो वो लेजिस्लेशन का पार्ट हो गई। लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाने वाली चीज का पार्ट हो गई। तो और यहाँ पे क्या कर सकता है, हाउस बोल सकता है, रिड्यूस कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है एनी डिमांड। ठीक है, द राज्यसभा हैज नो वोटिंग पावर इन दिस रिगार्ड, हाईलाइटिंग लोकसभा फाइनेंशियल सुप्रीमेसी। यहाँ पे कोई वोटिंग पावर भी आपको डिमांड फॉर ग्रांट्स पे राज्यसभा के अंदर देखने को ही नहीं मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 113, देखो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होना है। लोकसभा कैन अप्रूव, रिड्यूस एंड रिजेक्ट। आर्टिकल 114 की बात करते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब क्या हो रहा है, वंस द डिमांड फॉर ग्रांट्स आर अप्रूव्ड, यहाँ पे अप्रूव कर दिया, एन अप्रोप्रिएशन बिल अंडर आर्टिकल 114 इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। दिस बिल ऑथराइज द गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो अभी क्या हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा चला गया, मान लो यहाँ पे हो गया 10 लाख करोड़, भेज दिया 10 लाख करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, फिर भी इतना तो इससे ज्यादा ही होता है, 30-40 लाख करोड़ हो जाता है, फिर भी लेट से 10 लाख करोड़ हो गया। अब यहाँ पे आए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे हो गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आप बोल रहे मैं तो अर्बन में रहता हूँ, तो लेट से मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो सब ऐसे बहुत सारे अलग अलग मिनिस्ट्री है। ये बोले मेरे को 1.5 लाख करोड़ चाहिए, 1.6 लाख करोड़। ये बोले मेरे को तो 40,000 करोड़ दे दो, 40 के करोड़। ये बोले मेरे को 50 के करोड़ चाहिए। ठीक है, सबने अपने अपनी डिमांड रख दी। ठीक है, तो अब ये इनकी रिक्वेस्ट हो गई कि हमें इतना दे दो, रिक्वेस्ट ही कर सकते हो। तो ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स के अंदर क्या कर दिया आपने, रिजेक्ट कर दिया या वोट कर दिया कि भाई इनको देना चाहिए नहीं करना चाहिए, अप्रूव कर दिया। तो यहाँ पे लोकसभा में से आपने अप्रूव कर दिया कि हाँ चल यार, इसकी इतनी डिमांड है, बिल्कुल करेक्ट डिमांड है, ये हो गया अप्रूव। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स अप्रूव्ड यहाँ पे हो गया। अब इन्होंने बोला, इसने बोला था एक 6, तो हमने क्या बोला, नहीं यार इतना ज्यादा हो गया है, यहाँ से हमने 15,000 कटौती करी थी, 1 लाख से 15,000 की कटौती। तो ये कितना हो गया, 1.45 लाख करोड़ हो गया, है ना। पूरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को हमने 15,000 कटौती कर दी है करोड़ के अंदर, तो यहाँ पे 1.6 से 1.45 हो गया। तो ये हमने क्या बोला, डिमांड हम इतनी ही दे सकते, तुम्हारी डिमांड फॉर ग्रांट्स के अंदर 1.45 का बिल अप्रूव हो गया। ठीक है, ग्रांट्स अप्रूव हो गई। अब ये तो ग्रांट्स अप्रूव हो गई, लेकिन आपको कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है, तो आप बोलोगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को कितना पैसा दो भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को दो 1.4 लाख करोड़। तो ये आपने क्या करा फिर, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने के लिए भी फिर परमिशन लगेगी किसकी, पार्लियामेंट की। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे अप्रोप्रिएशन, और उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, अप्रोप्रिएशन बिल की। तो वंस द डिमांड फॉर ग्रांट्स आर अप्रूव्ड, an appropriation bill under article 114 is introduced in the lok sabha. This bill authorized the government to withdraw fund from the consolidated fund of india. इसी बिल के जरिए पे आप क्या कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। विदाउट द पैसेज ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन लीगली ऑकर। उनको बोल तो दिया कि लो भाई हमने ग्रांट कर दिया आपको, डिमांड फॉर ग्रांट, बिल्कुल आपके ग्रांट को अप्रूव कर दिया, लेकिन पैसा ही नहीं आएगा क्योंकि पैसा ही निकाल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ से क्या होता है, ऑथोराइज विड्रॉयल फ्रॉम द सीएफआई और पास बाय लोकसभा फर्स्ट। पहले लोकसभा से होता है, फिर उसके बाद में आप देखोगे राज्यसभा से भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, अप्रोप्रिएशन बिल। इसके बाद में हो गया आर्टिकल 116, वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट की बात करें, अंडर आर्टिकल 116 the Lok Sabha may grant a vote on account which allows the government to meet essential expenditure for a short period, usually when the full budget cannot be passed within time. अब बजट क्या होता है, बजट 1 साल के लिए होता है, 1 ईयर के लिए। अब बजट में क्या होता है, बजट में डिमांड आती है, फिर डिमांड के बाद में ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि छोटे लेवल पे मान लो, विलेज लेवल पे, विलेज लेवल बोलता है कि मुझे 10,000 करोड़ की, सॉरी 10 लाख की जरूरत है, एक विलेज ने बोल दिया फॉर मेकिंग पॉन्ड। दूसरा विलेज बोल दिया, तो इसी विलेज से फिर गई वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से गई स्टेट लेवल पे, या फिर सेंटर लेवल पे आ गया कि डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने डाटा कलेक्ट कर लिया, कोई मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर
उन्होंने लेट्स से विलेजों का डाटा कलेक्ट कर लिया। तो धीरे-धीरे ये इन्फॉर्मेशन जमा होते-होते फिर पहुँचते-पहुँचते फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पास होते-होते समय लगता है। फिर उसके बाद में वहाँ जाती है डिमांड फॉर ग्रांट्स को चेक करते हैं, फिर उसके ऊपर लोकसभा मीटिंग करता है, उसके ऊपर बात होती है, फिर उसके बाद में एप्रोप्रिएशन बिल आता है, फिर वो पास होता है, फिर वो एप्रोप्रिएशन बिल कंसोलिडेटेड फंड पैसा निकालने की परमिशन मिलती है। वो बहुत आप देखोगे लंबी प्रोसीजर होती है। एक वहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और वो स्टेप करते-करते क्या होता है 3-4 महीने निकल जाते हैं। तो आज जो जनवरी में लेट्स से आपने वोट ऑन अकाउंट पे और एप्रोप्रिएशन बिल पे बात कर ली, तो वो पैसा निकलते-निकलते अप्रैल-मई हो जाता है। ठीक है, अब अप्रैल-मई पे पैसा निकलते-निकलते हो गया, लेकिन क्या हो रहा है, आपको फ़ेब में, मार्च में, अप्रैल में, यहाँ पे तो लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके लिए भी आपको कहीं न कहीं तो आपके हाथ में पैसा होना चाहिए। तो अप्रैल के अंदर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सैलरीज़ हो गई, ये सब हो गए, तो वो सब कंटिन्यू होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आपके पास में थोड़ा-बहुत हाथ के अंदर पैसा होना चाहिए। तो वो हाथ के अंदर पैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या बोला जाता है, वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, टेम्पररी बजट का जैसे बजट का एक पार्ट आपको वोट ऑन अकाउंट के अंदर पास होता हुआ मिल जाता है। ठीक है, कि भाई अभी थोड़े समय के लिए 2 महीने, 3 महीने के लिए आप पेमेंट दे दीजिए, तो फिर उसके बाद में हम बाकी का पास हो रहा है उसको पास हो जाने दीजिए। तो वोट ऑन अकाउंट व्हिच अलाउज़ द गवर्नमेंट टू मीट एसेंशियल एक्सपेंडिचर। जो एसेंशियल अभी एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिल रहा है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, उसके लिए वोट ऑन अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है। यूजुअली व्हेन द फुल बजट कैन नॉट बी पास्ड इन टाइम। अगर फुल बजट नहीं आ पा रहा है, टाइम में नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में वोट ऑन अकाउंट की रिक्वायरमेंट हो जाती है। कभी-कभी क्या होता है जब लोकसभा अ, के 5 साल हो जाते हैं, तो उस साल भी आप देखोगे वोट ऑन अकाउंट हो जाता है, वोट ऑन अकाउंट किया जाता है, व्हाई? क्योंकि भाई बजट जो है वो नई गवर्नमेंट को पास करना है, तो उस समय 3-4 महीने का पैसा कहाँ से चलेगा? तो वोट ऑन अकाउंट के थ्रू आपको देखने को मिल जाता है। दिस पावर एन एन्श्योर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी व्हाइल प्रिजर्विंग पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक फाइनेंस। पार्लियामेंट का कंट्रोल तो है ही, बट एट द सेम टाइम जो फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, वो भी कंटिन्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ग्रांटेड बाय द लोक सभा allows government to function पेंडिंग फुल बजट। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके बाद में अब बात करें देखो वोट ऑन अकाउंट के अंदर आपको यहाँ पे ग्रांटेड बाय लोकसभा मतलब यहाँ पे राज्यसभा का रोल ही नहीं देखने को मिलेगा। ये ठीक है, आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए कि यहाँ पे देखो राज्यसभा को कोई भी वोटिंग पावर नहीं है यहाँ पे, वोटिंग पावर आपको नहीं है। और ये जो वोट ऑन अकाउंट है 2 मंथ का आपको एक्सपेंसेस के लिए आपको ये देखने को मिल जाता है। 2 मंथ के एक्सपेंसेस यहाँ से निकल जाते हैं और राज्यसभा का कोई वोटिंग पावर नहीं है, सिर्फ लोकसभा के थ्रू ये ग्रांट हो जाता है। अगर बात करना चाहे राज्यसभा अगर इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहे तो वो डिस्कशन कर सकते हैं बट वोटिंग वगैरह का आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये लोकसभा के अंदर से ही होता है। और रही बात एप्रोप्रिएशन बिल की है ना, तो एप्रोप्रिएशन बिल सीएफआई से पैसा निकाल रहा है। तो सीएफआई से पैसा निकाल रहा है मतलब दोनों हाउस की वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। सीएफआई देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल लगता है। पार्लियामेंट में दोनों हाउस होते हैं। तो ऑल्दो इट इज़ एप्रोप्रिएशन जो बिल है, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के अंदर, लेकिन जिसे लोकसभा पास कर देता है, वो जाता है राज्यसभा के पास में। लोकसभा ने पास कर दिया, उसके बाद में गया राज्यसभा में। राज्यसभा उसको अमेंड भी नहीं कर सकता, रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, है ना? अमेंड भी नहीं कर सकता, रिजेक्ट भी नहीं कर सकता है। वो क्या कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है और रिकमेंडेशन भेज सकता है, जैसा हमने क्या देखा था? जैसा हमने उसके लिए देखा था मनी बिल के लिए। ठीक है, रिकमेंडेशन यहाँ पे आ जाता है, रिकमेंडेशन अलाउड। अब इसके बाद में क्या हो रहा है और ये जो बिल है इट मस्ट बी रिटन विदिन द 14 डेज़ और अगर 14 डेज़ नहीं होता है तो कहीं न कहीं उसे समझ लिया जाता है कि इट हैज़ बीन डीम्ड पास। इट इज़ कंसिडर्ड एज़ अ डीम्ड पास्ड मतलब ऐसा कंसिडर किया गया कि वो पास ही हो गया है। तो ये 14 डेज़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और ये जो है 14 डेज़ की बात आपको याद रखनी है और यहाँ पे जो रिकमेंडेशन ये राज्यसभा देता है, वो लोकसभा के हाथ में है, चाहे तो ले नहीं तो उसको भी रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके पास में एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर भी आप देखोगे लोकसभा की सुप्रीमेसी आपको मिल जाती है। वोट ऑन अकाउंट के अंदर तो पूरा लोकसभा ही लोकसभा आपको मिल जाता है। ये हमने क्या देख लिया फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ लोकसभा, फाइनेंशियल कंट्रोल। इसके साथ में अब आप देखोगे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल किस तरीके से आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल 75 के अंदर बात करें तो इट टॉक्स अबाउट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूँ। दिस मीन्स दैट द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स इन ऑफिस ओनली एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्यों है, क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसे लोग हैं जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पीएम अपने हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज करते हैं और इट कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा की अभी प्रेजेंट में आप देखोगे 543 सीट्स है, तो कितने हैं? 543, 54 प्लस 27, तो ये कितना हो गया? मान लीजिए ये हो गया 77, ये हो गया 81, तो 82 के आसपास आप देखोगे। 82 से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट नहीं बन सकते। तो क्या है, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर लोग। काउंसिल मतलब वही मिनिस्टर का काउंसिल बोले तो ग्रुप है। आप 10 लोगों का ग्रुप रहता है, 2 लोगों का, 3 लोगों का, तो वैसा ये कितने लोगों का हो सकता है? मैक्सिमम ग्रुप 83 लोगों का हो सकता है। हमने किस हिसाब से देखा? 543 टोटल अभी प्रेजेंट सीट है और ये 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है ऑफ द लोकसभा सीट, तो उस हिसाब से 83 क्या अराउंड अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा, 82 83। ठीक है ना, दिल पे नहीं लेना। 82 83 सर थोड़ा सा चलेगा ना, रफ आइडिया हम देख रहे हैं समझने के हिसाब से। दिस मीन्स दैट द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स इन ऑफिस ओनली एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर लोकसभा के अंदर उनकी बहुमत नहीं है, अगर वो कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं करते हैं, तो उसी समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? अपना जो एग्जीक्यूटिव पद है उससे हटना पड़ेगा। राज्यसभा हैज नो रोल इन डिटरमाइनिंग द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही तो आपको सरकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही है जो सरकार है। ठीक है, इसके बाद में हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन। 198 रूल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, द लोकसभा कैन मूव एंड पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन विच इफ कैरिड बाय सिंपल मेजोरिटी कंपल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिजाइन। अभी हमने क्या देखा? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब क्या हो रहा है लोकसभा के अंदर? लेट्स से नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ गए, और लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर सिंपल मेजोरिटी से अगर वो पास हो गया 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ऐसा समझ लिया जाता है कि भाई ये गड़बड़ हो गई, और ये जो गवर्नमेंट है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दे कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, या फिर दे कैन नॉट हैव द मेजोरिटी इन द हाउस। तो मेजोरिटी अगर कम हो गई तो वहीं की वहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार है उसे बोला जाता है कि गिर गई। ठीक है, एमपीज वहां पे गिरते नहीं है, मतलब एमपीज अपने पद से नहीं कर रहे, क्योंकि एमपीज बोले तो दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। एमपीज में से ही 543 एमपीज है, उसी में से आप देखोगे लेट से 300 बीजेपी के सीट आए आज के समय पे, अगर बात करें तो लेट से 300 है ना, ज्यादा 300 पार तो हुआ नहीं है, तो लेट से 300 हो गए फिर भी। तो 300 बीजेपी की सीट आई, तो उन्होंने गवर्नमेंट तो पास, गवर्नमेंट बन गई उनकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बना लिया, वो सब बना लिया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बीजेपी के मान लो बहुत सारे लोग कम होते गए, यहाँ पे हो गया 150 ही हो गए अब टोटल। अब बचे सिर्फ 150। अब 150 तो किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ गया। ठीक है, अब वहां पे चार, लेट से 350 लोग बैठ गए, कहाँ पे? इन दैट सेशन, उस समय पे जब बात हो रही थी उस पे 350 लोग बैठ गए। तो अभी उन्हें मेजोरिटी कितनी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, और सभी में उन्होंने मान लो वोट भी कर दिया, तो आपको 175 प्लस वन मतलब 176 मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट लग रही है हाउस के अंदर। लेकिन बीजेपी के पास में तो 150 ही सीट है, थोड़े बहुत इधर उधर से उन्होंने एआईडीएम के इनसे उनसे गठबंधन करके जोड़ तोड़ करके 170 तक के पहुंच गए वो, लेकिन स्टिल 176 बहुमत को नहीं ब्रीच कर पाए। तो क्या होगा वहां पे, फिर वो उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाली जो पोस्ट है उससे रिजाइन देना पड़ेगा, वो उससे हटना पड़ेगा। एमपी तो बने रहेंगे, वो एमपी तो रहेगा ही जहां से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जहाँ से भी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ से वो रहेगी तो सही, लेकिन वो दे आर नॉट बीन पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले तो मंत्री पद, कोई मंत्री पद आपको मिल जाए, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। मतलब और गवर्नमेंट भी यहाँ पे क्या हो गई, गवर्नमेंट भी यहाँ से गिर गई, उसको ही बोला जाता है सरकार गिराना। ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या करना पड़ता है, दे हैव टू रिजाइन। दिस इज द मोस्ट डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड रेनफोर्सेस डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। ये डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट के अंदर सभी एमपी आ गए, पार्लियामेंट सीधे एग्जीक्यूटिव पे अकाउंटेबल हो सकती है। एग्जीक्यूटिव बोले तो यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो काम करवा रहे हैं ऑन द ग्राउंड, एंड रेनफोर्सेस डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी।
और यहीं से हमें क्या रिप्रेजेंट होते हुए मिल रहा है कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। इसके साथ में इट इज जनरली पास बाय सिंपल मेजोरिटी, फोर्सेस रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन कहाँ से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से है ना रेजिग्नेशन, एज अ पोस्ट ऑफ मिनिस्टर से रेजिग्नेशन। एमपी से रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है, एमपी तो बने हुए ही है वो, ठीक है। पार्लियामेंट्री डिवाइसेस थ्रू इंस्ट्रूमेंट सच एज क्वेश्चन ओवर, जीरो ओवर, adjournment motion, calling attention motion and cut motion, the Lok Sabha continuously scrutinize government policies, decision and Lok Sabha। अभी हमने क्या देखा? राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर हमने अलग अलग उसके पावर्स देख रहे हैं। उसी के अंदर हम देखते हैं कि एनसीएम भी लोकसभा से ही पास होता है, अगर मेजोरिटी है या फिर नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, गवर्नमेंट ऑफ द डे की, वो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। इसके साथ में आप देखोगे पार्लियामेंट के बहुत अलग-अलग टूल्स है गवर्नमेंट को रेगुलेट करने के लिए, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने के लिए, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने के लिए। तो कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट है? दे आर नोन एज़ पार्लियामेंट्री डिवाइसेस। ठीक है, वो डिवाइस बोले तो ऐसा नहीं है कि हाथ में कोई हथियार लेके वो बैठे हुए हैं या फिर कुछ ऐसा तंत्र यंत्र ऐसा कुछ कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा, नहीं। पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट मतलब कौन से उनके पास में तौर तरीके हैं टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन ओवर हो जाता है, जीरो आवर हो जाता है, एडजमेंट मोशन हो जाता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन हो जाता है, कट मोशन हो जाता है। तो लोकसभा कंटिन्यूअसली स्क्रूटनाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिसीजंस एंड एक्सपेंडिचर। ये पॉलिसीज को स्क्रूटनाइज करते रहता है कि भाई लोकसभा के अंदर जितने एमपीज बैठे हैं 543, वो स्क्रूटनाइज करते रहते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, ये सब चीजें उसके ऊपर बात वगैरह करते रहते हैं। दिस मैकेनिज्म एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन आवर एंड मोशंस, स्टार एंड अनस्टार क्वेश्चंस, एडजमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, कट मोशन, इकोनॉमी, पॉलिसी एंड टोकन। ठीक है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन एक बार हम इसको समझ भी लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन आवर की बात करें तो क्वेश्चन आवर आपको देखने को मिलेगा सबसे शुरुआती जो 1 घंटा रहता है। अगर बात करें जैसे 11 बजे आप देखने को मिलेगा पार्लियामेंट्री प्रोसीजिंग स्टार्ट होती है, तो 11 से 12 वाला जो समय है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आवर देखने को मिलेगा। उसे बोलते हैं क्वेश्चन आवर, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेंबर्स है वो कहीं न कहीं अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मिनिस्टर से। मिनिस्टर आपको पता होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कौन पूछ सकता है? एमपीज़ पूछ सकते हैं। एमपी किसके पार्ट है? लेजिस्लेचर के। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके पार्ट है? एग्जीक्यूटिव से। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पे वो कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसी को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का इंस्ट्रूमेंट। पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है एग्जीक्यूटिव के ऊपर अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करने का। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके अंदर आपको स्टार और अनस्टार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, लेट्स से ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे एकदम लिखे गए, लेट्स से ये 5 हो गए, तो ये स्टार यहाँ पे मार्क कर दिया, ये स्टार मार्क कर दिया। तो स्टार मार्क कर देना बोले तो ये जो क्वेश्चन है इट शुड बी आंसर्ड ओरली, उसका ओरल आंसर मौखिक मुँह से वहाँ पे बोल के आंसर देना पड़ेगा इन द सेशन। तो ये हो गया ओरल आंसर देने वाले क्वेश्चंस। और जहाँ पे ओरल आंसर नहीं है, वहाँ तो आपको रिटन में आंसर देना ही है। ये जो क्वेश्चन रहते हैं, ये डायरेक्ट उनके मिनिस्ट्री और मिनिस्टर के पास में पहुँच जाते हैं, उनको इसका आंसर निकाल के देना पड़ता है। तो वो तो डायरेक्ट रिटन आंसर तो जा ही रहे हैं, लेकिन जहाँ पे स्टार मार्क कर दिया उसका ओरली उसी समय पे आपको देखने को आंसर देखने को मिल जाता है। और फिर ओरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके ऊपर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वहीं की वहीं पे कि भाई आप बता रहे हो कि 1000 करोड़ आपने खर्च करे, तो कहाँ पे करे एक बार ये भी बता दो। तो ये क्या हो गया, ओरल क्वेश्चन के ऊपर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे गए। इसके साथ में जो रिटन क्वेश्चन है, उसपे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ नहीं रहते हैं, क्योंकि वो रिटन है। एक बार आपने क्वेश्चन पूछा, वो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद आपको वापस उसका आंसर मिलता है या 10 दिन बाद मिल रहा है। फिर आप वापस से उसके ऊपर, तो वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वहाँ पे अलाउ नहीं है। आपको कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना है, वापस से आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टार और अनस्टार क्वेश्चन। इसके बाद हो गया एडजमेंट। हाँ, पहले हो गया मोशंस, बाकी है ना। तो मोशंस की बात करें तो मोशन एक फॉर्मल प्रपोज़ल रहता है जो मेंबर मूव करते हैं, है ना? फॉर्मल प्रपोज़ल, प्रपोज़ल किसके बारे में कि कोई डिसीजन चाहिए, कोई डिस्कशन करना है हमें, कोई ओपिनियन के बारे में हाउस का क्या इसके ऊपर मत है, तो वो मोशन आपको प्रपोज़ल आपको देखने को मिलता है। अब प्रपोज़ल जब भी लेके आते हैं तो स्पीकर और चेयरमैन का अप्रूवल वहाँ पे लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से एडजमेंट मोशन होता है। एडजमेंट मोशन के अंदर क्या हो रहा है, डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर हमें डिस्कस करना है।
ठीक है? अब ये लोकसभा में ही लाया जाता है, इसके लिए क्या लगता है, पहले 50 लोगों का सपोर्ट लगता है, 50 मेंबर्स का सपोर्ट लगता है। ये क्या करता है, इम्पोर्टेंट मैटर पे ध्यान लेके आ जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो नॉर्मल वर्किंग है, डे टू डे ऑफ वर्किंग हाउस की, वो डिसरप्ट हो जाती है। तो ये हो गया एडजर्नमेंट मोशन। मतलब सभी चीज़ों को एडजर्न कर दो, सभी चीज़ों को रोक दो। पहले अभी जो काम की बात है, ये काम की बात पे फोकस करो। तो ये हो गया एडजर्नमेंट मोशन। कॉलिंग अटेंशन आपको इसी के जैसा देखने को मिल जाता है। कॉलिंग अटेंशन की बात करें, तो ये भी पब्लिक इश्यू के ऊपर कहीं न कहीं अटेंशन ड्रॉ करने की बात करता है। हालाँकि यहाँ पे वोटिंग वगैरह नहीं होती, मिनिस्टर स्टेटमेंट दे सकता है। तो ये आपको कॉलिंग अटेंशन मोशन देखने को मिल जाएगा। एडजर्नमेंट मोशन थोड़ा-सा ज़्यादा आपको उसका मीनिंग देखने को मिलेगा, उसका इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे 50 लोगों का सपोर्ट है, तो बाकी सब चीज़ें भी बंद हो जाती है और सिर्फ़ वही पब्लिक इम्पोर्टेंस वाले अर्जेंट मैटर पे डिस्कशन होता है, और ये लोकसभा के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। कॉलिंग अटेंशन जो है वो दोनों हाउस में हो जाता है। इसके बाद में कट मोशन की बात करें, तो कट मोशन जो है बजट के समय पे लिया जाता है। अगर इकोनॉमी कट की बात हो रही है, तो अगर आपको पैसे कम करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ की बात करी हमने वहाँ पे, तो वो 1 लाख करोड़ से हमने कितने पे लेके आ गए थे, 85 के पे। तो वैसे ही बजट के समय पे अभी कोई स्कीम के अंदर आपको करना है, तो वहाँ पे इकोनॉमी कट आपको मोशन लगाया जाता है कि भाई ये इकोनॉमी कट यहाँ पे लेट्स से हो रहा है। फिर पॉलिसी कट मोशन भी आता है। पॉलिसी कट बोले तो कोई पॉलिसी आप लेके आए, वो पॉलिसी के अगेंस्ट में आपको कुछ करना है, तो पॉलिसी कट, वो पॉलिसी को ही कट कर दो, पूरा खत्म। तो डिसअप्रूवल का एक तरीका रहता है पॉलिसी कट मोशन। टोकन कट में क्या रहता है, ₹1 आप टोकन कट, कहीं न कहीं एक ग्रीवांसेस आपका जो कंडी आपके जो ग्रीवांसेस है, कोई परेशानी है, उसको रेज़ करने के लिए टोकन कट होता है, कि भाई हमें पैसों से कोई दिक्कत नहीं है, जो लेकिन ये जो इश्यू है, ये ग्रीवांस हमारी बात होनी चाहिए, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। तो वो क्या हो गया, ग्रीवांस अ को हाइलाइट करने के लिए आपको टोकन कट देखने को मिल जाता है। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती है ये। हाँ, टोकन कट में ₹1 नहीं, टोकन कट में होता है ₹100 का कट लगाया जाता है ना। पॉलिसी कट में ₹1 का कट लगाया जाता है, और स पॉलिसी का डिसअप्रूवल की बात होती है यहाँ पे। और यहाँ पे तो इकोनॉमी के अंदर डिमांड जो बोली है, उसको ही रिड्यूस करने की बात होती है। तो टोकन में ₹100 होता है, ठीक है? मान लो आप ऐसा बोल दीजिए कि टोकन आप खरीद रहे हो, ₹100 का टोकन हो गया, ठीक है? ₹100 का नोट दो और 1 टोकन लेके जाओ। पॉलिसी के अंदर पॉलिसी तो आपको क्या करना है, पॉलिसी को ही डिसअप्रूवल करना है। तो वहाँ पे ₹100 काटो या कितने भी काटो, उससे कोई मतलब नहीं, आप तो पॉलिसी को ही पूरा हटाने की बात करते हैं। तो वो ₹1 का एक तरीके से कट करने की बात होती है। तो ये हमने देख लिया पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, इसको और अच्छे से हम डिटेल में करेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती है। इसके साथ में आप देखोगे 0 आवर भी रहता है। 11 से 12 आपने देखा क्वेश्चन आवर 1 घंटे का, उसके बाद में 12 बजे क्या होता है, तो वो 0 पे काटा आ जाता है ना, 0 पे 12 बजे 0 पे काटा आ जाता है, देयरफॉर इट इज़ नोन एज़ 0 आवर, और 0 आवर जो है उसका आपको मेंशन नहीं देखने को मिलता। ये इंडियन ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट है, इंडिया ने अपने खुद की तरफ से ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और भी इसके बारे में हम 0 आवर के बारे में और भी अच्छे से बात करेंगे इन द फ्यूचर, जब इसको हम अच्छे से करेंगे। ठीक है? कोई भी रूल वगैरह में 0 आवर का मेंशन नहीं आता है। इनफॉर्मल डिवाइस हो जाता है, इनफॉर्मल डिवाइस, जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म हुआ, उसके इमीडिएटली आपको बाद में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो आपको ऐसा लग रहा है कि उसके लिए नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है और आपके पास में समय नहीं है, तो वो 0 आवर पे आप क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है? ये हमने देख लिया पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, और कहीं न कहीं एग्ज़ीक्यूटिव के ऊपर अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे एन्श्योर करता है। इसके साथ में आप देखोगे इलेक्टोरल पावर्स की बात कर लेते हैं। तो इलेक्टोरल पावर्स के अंदर लोकसभा पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 54, अलोंग विथ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इलेक्टोरल पावर की बात करें, तो लोकसभा जो है पार्टिसिपेट करता है इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54 के अंदर बात करता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। वहाँ पे कौन-कौन हो रहा है? राज्यसभा के भी मेंबर्स आते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर आ जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है, उसमें सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा आता है, तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। रेनफोर्सिंग इट्स रोल इन इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, आर्टिकल 66 हो गया, और यहाँ पे हो गया 54। ये इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। ऐसा जनरली आपको तो आर्टिकल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, याद नहीं रहते, लेकिन आपको चाहो तो याद कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है। जुडिशियल पावर की बात करें, इम्पीचमेंट एंड रिमूवल, इनिशिएट इम्पीचमेंट किसकी बात हो रही है? लोकसभा।
लोकसभा इम्पीचमेंट इनिशिएट कर सकता है ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 के अंदर बात करी गई है। इट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रिमूवल ऑफ इनिशिएट आर्टिकल 61 के अंदर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट की प्रोसेस यहाँ पे इनिशिएट हो सकती है। इसके साथ में इट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रिमूवल ऑफ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज लाइक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग, ये सबको भी आपको हटाना है तो वहाँ पे लोकसभा का रोल आ जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट के कोई जज, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज, तो वहाँ पे किसका रोल आ जाता है? लोकसभा का आपको रोल वहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की, तो वो आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? आर्टिकल 61 के अंदर देखने को मिल जाता है। एक बार बात कर लेते हैं जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, वो प्रेसिडेंट के समय पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के समय पे पढ़ेंगे, इसके लिए अभी इतना बता नहीं रहा हूँ। प्रेसिडेंट कैन रिमूव्ड ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहीं न कहीं उनको ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, वही ग्राउंड पे उनको रिमूव किया जा सकता है। और कोई भी उनकी इम्पीचमेंट का प्रोसीजर कोई भी लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में इनिशिएट किया जा सकता है। और पहले तो कहीं न कहीं 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर जैसे 543 हो गए, यहाँ पे 243 हो गए। तो पूरे जितने मेंबर हैं उनको 1/4 की पहले तो आपको उनके साइन रिक्वायरमेंट रहती है। भई प्रेसिडेंट को रिमूव कर दे, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, तो 1/4 ऑफ टोटल हाउस के मेंबर्स की पहले तो साइन रिक्वायरमेंट रहती है वो डॉक्यूमेंट पे, है ना? और वो नोटिस जो रहता है, नोटिस ऑफ चार्ज कि इन्होंने वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिखा हुआ होना चाहिए। उसपे इतने लोगों की साइन होनी चाहिए। 14 डे का नोटिस भी आपको देने को होना है, किसको? टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये जो 1/4 है, 14 डे का नोटिस है, दीज़ आर ऑल मैंडेटरी, है ना? फिर इसके बाद में आप देखोगे कोई भी हाउस में आप अ, कहीं न कहीं इनिशिएट कर सकते हो प्रोसीडिंग। फिर जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है चार्ज को, फिर उसके बाद में एक कमिटी भी चाहे तो अपॉइंट कर सकते हैं। उसके कमिटी देखती है कि प्रेसिडेंट ने सही किया है या फिर नहीं किया है, और प्रेसिडेंट को अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने का, वहाँ पे अपीयर करने का अधिकार रहता है, हैज़ एवरी राइट। नेशनल जस्टिस वो अपने हिसाब से अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ बोल सकते हैं, और फिर इसके बाद में अगर सब क्लेम हो गया कि सही बात है, ग्राउंड सही है, तो फिर वो जो रिज़ॉल्यूशन है इट मस्ट बी पास बाय द 2/3 ऑफ द प्रेज़ेंट सॉरी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ये थोड़ा-सा स्पेशल केस है क्योंकि प्रेसिडेंट को रिमूव कर रहे हो आप, सबसे बड़े फर्स्ट मैन को रिमूव कर रहे हो, फर्स्ट पर्सन को, मैन नहीं फर्स्ट पर्सन को रिमूव कर रहे हो। तो भाई फर्स्ट पर्सन को रिमूव कर रहे हो तो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप के यहाँ पे क्या है आपको स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जाता है दूसरे हाउस में, दूसरा हाउस भी वापस से इन्वेस्टिगेट करता है चार्ज को, फिर वापस वहाँ पे भी कहीं न कहीं प्रेसिडेंट को राइट टू बी हर्ड का राइट है, और फिर वहाँ पे भी आप देखोगे 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप आपको देखने को मिलती है। और प्रेसिडेंट की जैसे ही वो वहाँ से रिज़ॉल्यूशन पास होता है, उसी समय पे प्रेसिडेंट कंसिडर्ड स्टैंड्स रिमूव फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम दैट डेट। तो क्या है, दोनों तरफ आपको मौका मिलता है 1/4 पहले तो 1/4 ऑफ आइदर हाउस से साइन होने को होना ही है ना? कोई भी हाउस के 1/4 से। ये हम बात वापस से प्रेसिडेंट करेंगे, उस समय भी हम देखेंगे। और ये दिस रिमूव और इसके साथ में कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव कर सकते हैं। किसकी बात हो रही है? लोकसभा की। अब लोकसभा के पास में इतना ज़्यादा पावर हो रही है फॉर द रिमूवल ऑफ जुडिशियल पावर आपको ये देखने को मिल जाती है। अ ठीक है, इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल जाती है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द अमेंडमेंट अ स्पेशल मेजॉरिटी एंड इन सम केसेस रैटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड। दिस पावर इनेबल लोक सभा टू कंट्रीब्यूट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन। अब जो भी अमेंडमेंट का तरीका रहता है उसके हिसाब से स्पेशल मेजॉरिटी है, ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, पुरानी क्लासेस आप देख लेना। और फिर रेटिफिकेशन भी लग जाता है जहाँ पे फेडरल नेचर की बात होती है। मिसलेनियस एंड स्पेशल पावर अप्रूव्स प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर प्रेसिडेंट रूल को बोला जाता है स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के अंदर। तो दोनों जगह पे कहीं न कहीं इमरजेंसी प्रोक्लेम करने वाली स्पेशल पावर आपको आ जाती है। इट आल्सो हैज़ द अथॉरिटी टू अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ इट्स ओन टर्म ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। अब ये जो इमरजेंसी लगा है इस समय पे अपना जो ड्यूरेशन है, फॉर एग्जांपल 5 साल का ड्यूरेशन 5 ईयर का आपको देखने को मिल रहा है, इसको भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया जा सकता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। 352 जो
नेशनल इमरजेंसी लगती है उस समय पे भाई ये बढ़ाया जा सकता है। और बढ़ाने के भी तरीके वो सब हम नेशनल इमरजेंसी वो सब बाद में जब पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। अब देखो सुप्रीमेसी ऑफ द लोकसभा ओवर राज्यसभा। लोकसभा मनी बिल के अंदर एक्सक्लूसिव राइट आपको मिल जाता है, आर्टिकल 1110 109 हमने देखा था। बजट फाइनल अथॉरिटी 112। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो कंट्रोल रहता है लोकसभा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो अलग-अलग बिल्स, कट मोशन ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं, अलग-अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नो कॉन्फिडेंस भी आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने को लोकसभा में मिलेगा। राज्यसभा की डिले पावर लिमिटेड है, 14 दिन तक के वो डिले कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम डिले कितना हो सकता है? मैक्सिमम डिले हो सकता है 6 मंथ्स एंड 14 डेज। 6 मंथ कैसे हो गया? क्योंकि एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय हो सकता है? तो 6 महीने का पीरियड हो सकता है एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिले कितना हो सकता है? 14 डेज़ का डिले। और उससे भी ज़्यादा अगर बात करें टोटल डिले, तो ये हो सकता है कि भाई अभी तो जैसे सेशन ही डिले हो गया है, तो 6 महीने का सेशन डिले कर दिया, मतलब 6 महीने बाद होगा सेशन, उसके बाद तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि 6 महीने में आपको सेशन होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? डिले कितना हो सकता है? 6 मंथ्स 14 डेज़। ये आपको थोड़ा-सा याद रखना है। बहुत बार ये यूपीएससी पूछा गया है, अलग-अलग एग्ज़ाम्स में भी इसके बारे में मेंशन होता है। व्हाई लोकसभा इज़ द मोस्ट पावरफुल हाउस डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। भाई लोगों ने डायरेक्ट चुना है, इसके लिए ये पावरफुल हाउस आपको देखने को मिलता है। कंट्रोल नेशनल फाइनेंसेस, पैसा पूरा ये तय करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या जाना चाहिए। वहाँ तो सॉरी एप्रोप्रिएशन बिल, डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये सब में क्या किसकी रिक्वायरमेंट रहती है मनी बिल के अंदर, फाइनेंशियल बिल के अंदर आर्टिकल 117, ये सब में किसका है? लोकसभा का से है। तो लोकसभा नेशनल फाइनेंस को कंट्रोल भी करती है। डिटरमाइन सर्वाइवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव सर्वाइवल करेगा या नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और विच इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3। तो लोकसभा की बात हो रही है, तो लोकसभा के हिसाब से एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, वो डिटरमाइन कौन करता है? लोकसभा। डोमिनेट्स इन जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग में डोमिनेट कौन करता है? लोकसभा करता है। 108। तो ये क्या होगा? लोकसभा इज द मोस्ट पावरफुल हाउस, देयरफॉर इट इज नोन एज द मोस्ट पावरफुल हाउस। ट्रैप कहाँ-कहाँ पे आ सकता है? राज्यसभा कैन वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, बिल्कुल गलत है। क्लियर एक ही बार में ऐसा क्वेश्चन आ गया, 1 सेकंड भी आपको लगना नहीं चाहिए। जॉइंट सिटिंग एप्लीकेबल टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बिल्कुल गलत है। स्पीकर सर्टिफाइज मनी बिल, बिल्कुल सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा, बिल्कुल सही है, 10-10 बार हो चुका है। आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3। वन लाइन रिवीजन देख लेते हैं। लोकसभा इज द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। भाई सुप्रीम ऑर्गन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये हमने देखा आर्टिकल 75 के अंदर। तो पार्लियामेंट्री हमारे पास में डेमोक्रेसी का मॉडल है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, सेमी प्रेसिडेंशियल आपको फ्रांस में देखने को मिल जाएगी। तो लोकसभा जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सुप्रीम ऑर्गन आपको देखने को मिल जाता है। एक्सरसाइजिंग डिसाइसिव कंट्रोल ओवर द फाइनेंस, ऑब्वियस सी बात है फाइनेंस पे डिसाइसिव कंट्रोल है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी हो जा रही है एंड ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने क्या देख लिया? ये हमने देख लिया लोकसभा के बारे में। इसके बाद में ये हमारा आज का सेशन में क्या देखा हमने? आज हमने देखा लोकसभा के पावर्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे राज्यसभा की पावर्स। ठीक है, अभी तक के कोई भी डाउट हो तो बता सकते हो। ये हमने आज क्या देखा? लोकसभा की पावर देखी है। इसके बाद में हम राज्यसभा की पावर देखेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। कोई भी डाउट हो आप बता सकते हो। इसके साथ में ऐसे ही आपको लेक्चर्स कंटिन्यू करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए क्रैश कोर्स। ठीक है, जल्दी से जल्दी 3 महीने के अंदर मार्च तक के वी विल ट्राई टू फिनिश ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द 6 सब्जेक्ट्स। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इसके साथ में वी विल हैव साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। ये अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स हो गए तो 80 टू 90% क्वेश्चन तो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, और वो जो 10% रैंडम क्वेश्चन है वो तो कहीं से भी आ सकते हैं, उसका छोड़ दीजिए। लेकिन जो 90% आ रहे क्वेश्चन, इवन दो पॉलिटी से करंट अफेयर वाले भी, उसका आपको बेस कहाँ पे देखने को मिलेगा? वो आपको बेस स्टैटिक के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं अपन। आप अगर इसको पूरा अच्छे से देखोगे, रिवाइज करोगे 2-3 बार, तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखने को आएंगे कि यू कैन इजीली टैकल इन दैट कंडीशंस। तो
ठीक है, 50-60% अभी जो आज के समय पे क्वेश्चंस 50-40 पे ही कट ऑफ जा रहा है, तो उस केस में अगर 60% क्वेश्चंस करेक्ट हो जा रहे हैं, 65 तक के जा रहे हैं, तो इट इज़ वेरी मच गुड दैट यू कैन ईज़िली क्लियर द यूपीएससी, सीएसई प्रीलिम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते जाना है और सेशन को देखना है और फिर रिवाइज़ करना है। थैंक यू।